मैं शारदा थानवी आज अपनी YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 11th की हिंदी कंपल्सरी की पुस्तक आरोह का चैप्टर जामुन का पेड़, जिसके राइटर हैं कृष्णचंद्र। इस वीडियो में मैं आपको कृष्णचंद्र के जीवन परिचय के साथ साथ में इस पूरे पाठ को पढ़ा रही हूँ और इसी पाठ के क्वेश्चन आंसर, जो आपकी पाठ के पुस्तक के क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी करवा रही हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। हम प्रारंभ करते हैं कृष्णचंद्र के जीवन परिचय के बारे में। कृष्णचंद्र का जन्म सन 1914 में पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला गुंजरा कला में हुआ था। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। ये एक्चुअल में उर्दू के राइटर थे, उर्दू में ज्यादा इन्होंने लिखा। कृष्णचंद्र का प्रगतिशील लेखक संघ से गहरा संबंध रहा, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पुंछ, जम्मू कश्मीर में हुई। आप उच्च शिक्षा के लिए गए थे। सन 1930 में लाहौर में आ गए। सन 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA भी किया। बाद में इनका जो जुड़ाव था फिल्म जगत से हो जाने के कारण जीवन के अंतिम समय में वे मुंबई में ही रहे। साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित भी किया और 1977 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में है एक गिरजा एक खंदक, यूक्लिप्टस की डाली, ये कहानी संग्रह हैं दो इनके। शिकस्त जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे उपन्यास हैं। ये इनके उपन्यास हैं। तो ये मैंने आपको बताया बच्चों अभी तक कृष्णचंद्र के जीवन के परिचय के बारे में। अब हम इनकी जो कहानी जो लिखी है, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, जामुन का पेड़, ये पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला, यानी कि तूफान आया। सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुप्रीडेंट के पास गया और सुप्रीडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की ओर इशारा किया। हाँ, यह आदमी, सुप्रीडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है, दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूं, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कहराते हुए कहा। जिंदा है, एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुप्रीडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है, बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुप्रीडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। सुप्रीडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। चक्कर लगाते रहे एक दूसरे के पास में इजाजत लेने के लिए। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया और जो आदमी जामुन के पेड़ के नीचे दबा था वो वहीं पर दबा रह गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे।
केतरे में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया, बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। अभी भी पता नहीं चल रहा लोगों के अंदर मतलब मानवता किस हद तक मर चुकी है। इस बात के ऊपर देखिए लेखक ने ध्यान दिया है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया, पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, लेकिन उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला, वो दबे दबे ही खाना खा रहा है। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मंचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काटकर बाहर निकाल लिया जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से निकल जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काटकर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर, खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी और इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। इसलिए फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तका फुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरीट में अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरीट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और सेक्रेटरीट के
और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी कवि है, तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला लिया कि चूंकि दबा हुआ आदमी कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक, और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसे भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसे अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकार साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कहरा कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया है। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरखास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, कवि रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। लगातार कई दिन हो गए थे और वो उस पेड़ के नीचे दबा हुआ था। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी और 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए, निस्संदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रीडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, आते ही खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। वो आदमी दबा दबा खत्म हो गया था। ये एक विडंबना बताई गई है बच्चों कि देश के अंदर जो ये क्रम चलता रहता है, आज काम नहीं होगा कल काम होगा, ये इस डिपार्टमेंट का नहीं है इस डिपार्टमेंट का है। इसके ऊपर बहुत व्यंग्यपूर्ण लेखक ने बहुत शानदार कहानी लिखी है, कृष्णचंद्र जी ने। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी
थी। तो इस प्रकार ये मैंने आपको इस पूरे पाठ को पढ़ाया है। अभी हम इसके करेंगे आगे क्वेश्चन आंसर। चलिए बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं जामुन के पेड़ के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, देखिए, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली थी। ये संवाद है कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। और दूसरा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। इसके जो पहला क है क्वेश्चन, उसका आंसर देखिए। सचिवालय के लान में लगा पेड़ जब आंधी में गिर गया और उसके नीचे एक आदमी दब गया, तब माली के द्वारा जानकारी देने पर वहां भीड़ एकत्र हो गई। तभी वहां खड़े एक क्लर्क ने कहा कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। फिर दूसरे क्लर्क ने कहा यह कितनी रसीली जामुन देता था। तो ये दो क्लर्कों के बीच का जो संवाद है उसके बारे में ये जो पंक्तियां हैं। ख क्वेश्चन है इसी पंक्तियों से रिलेटेड, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। इसमें लोगों की संवेदना शून्य मानसिकता का पता चलता है। आज आदमी इतना संवेदनहीन हो गया है कि वह पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को देखकर भी द्रवित नहीं होता, यानी कि उसका मन बिल्कुल भी पिघलता नहीं है। वह तो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर रसीले जामुन देने वाले पेड़ के गिर जाने की बात को ही याद करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। इसका उत्तर देखिए। दबे हुए आदमी के द्वारा माली की बात सुनकर जब शेर कहा गया कि ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इसे सुनते ही माली ने उससे शायर होने की बात पूछी। उसने अपना सिर हिला दिया। माली के द्वारा यह बात सब जगह पहुंचा दी गई। दूसरे दिन कवियों और शायरों की भीड़ जमा हो गई। तब कई साहित्य प्रेमी क्लर्क दबे हुए व्यक्ति को अपनी कविता की आलोचना करने को मजबूर करने लगे। तभी पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि भी है। इस जानकारी से उसकी फाइल का रुख पलट गया और वह कल्चरल डिपार्टमेंट में अनेकों विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंच गई, लेकिन वहां पर भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। कृषि विभाग वालों ने जामुन के पेड़ को काटने के मामले में हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे यह तर्क दिया कि गिरने वाला फलदार जामुन का पेड़ है, इसलिए इसका मामला कृषि विभाग से संबंधित ना होकर उद्यान विभाग से ही है। चौथा क्वेश्चन, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है। देखिए, इस पाठ में कई ऐसे डिपार्टमेंट का उल्लेख आया है जिनके बारे में सभी बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। तो इसका आंसर देखिए। इस पाठ में सरकार के निम्नलिखित विभागों और उनके कार्यों के बारे में चर्चा की गई है। व्यापार विभाग, इस विभाग का काम देश से होने वाले व्यापार से संबंधित है। कृषि विभाग, इस विभाग का संबंध कृषि एवं खेती से है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इस विभाग को उद्यान कृषि विभाग कहते हैं, इसका संबंध उद्यानों के रख रखाव से है। मेडिकल डिपार्टमेंट, इसे चिकित्सा विभाग कहते हैं, इसका संबंध चिकित्सा आदि से है। कल्चरल डिपार्टमेंट, इसे सांस्कृतिक विभाग कहते हैं, इसका संबंध कला और संस्कृति से है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसे वन विभाग कहते हैं, इसका संबंध पेड़ों आदि से होता है, अर्थात पेड़ लगाना, सुरक्षा करना तथा काटना आदि। विदेश विभाग, इसका संबंध विदेशों और स्वदेश के आपसी संबंधों से है। अब दूसरे क्वेश्चंस आते हैं जो पाठ के आसपास के क्वेश्चंस हैं। आगे देखिए, पाठ के ही क्वेश्चन है। कहानी में दो प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस किस वजह से भंग होता है। पहला प्रसंग ये आता है, देखिए, सचिवालय के मालियों और क्लर्कों ने जब मिलकर पेड़ को हटाने की कोशिश की, तभी सुप्रीडेंट ने आकर कहा कि ठहरो, अंडर सेक्रेटरी से पूछ लो। दूसरा प्रसंग, दोपहर में जब भीड़ जमा हो गई, तब मन चले क्लर्कों ने खुद ही समस्या को सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसला का इंतजार किए बिना पेड़ को हटाने का निश्चय करने लगे। तभी सुप्रीडेंट ने आकर के कहा कि हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, यह व्यापार विभाग से संबंधित मामला है। इस प्रकार दोनों बार लोगों का दबे हुए व्यक्ति को निकालने का संकल्प भंग हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी से जो संबंधित है पाठ के आसपास से। यह कहना कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। अपने पक्ष में
उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी मिश्रित अंतर्धारा बह रही है। जामुन के पेड़ का आंधी में गिर जाना और उसके नीचे एक आदमी का दब जाना निश्चित ही करुणापूर्ति दृश्य है। खड़ी भीड़ उस दृश्य को देखकर और दबे मनुष्य को की करहा को अनसुना करके भी रसीले जामुनों को के फलों को ही याद करे, हास्यप्रद स्थिति को और भी गहरा करती है। उनकी इस मन स्थिति को सोचकर ऐसा लगता है कि मानो करुणा ही व्यथित होकर रोने को विवश हो रही है, पर स्वार्थी जन इससे बेखबर है। मनचले के द्वारा यह कहना कि दबे आदमी को काटकर बाहर निकालने अत्यंत कारुणिक और हास्यमय प्रसंग है। इस आधार पर यह कहना सर्वथा उचित है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ में करुणा की भी अंतर्धारा निहित है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि आप माली की जगह होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? दोनों की पक्ष मतलब दोनों के संदर्भ में आपको उत्तर देना है। यदि मैं माली की जगह होता तो मानवता के नाते हुकूमत के फैसले का इंतजार नहीं करता और उपस्थित लोगों को उस दबे आदमी को बचाने के लिए प्रेरित करता, क्योंकि उस समय उसकी जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य होता। इसलिए मैं मनुष्य धर्म का पालन करता और पेड़ के नीचे से निकालकर उसकी जान बचाता। अगर देखा जाए तो वास्तव में बच्चों यही मनुष्य का धर्म है। अब देखिए शीर्षक समझाइए, कहानी के वैकल्पिक शीर्षक समझाइए, मतलब जो आप इसके दूसरे भी शीर्षक रख सकते हैं वो निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर शीर्षक गढ़े जा सकते हैं। क्या निम्नलिखित जो बिंदु हैं, 3 बिंदु दे रखे हैं, इनको देख करके आप शीर्षक गढ़ सकते हैं। ये आपकी जो होती है दृष्टिकोण को व्यापक करने का तरीका होता है क्वेश्चन को पूछने में। कहानी में बार बार फाइल का जिक्र आया है और अंत में दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण होने की बात कही गई है। ये एक पंक्ति है, इसको अगर आधार मान करके चला जाए तो आप कौन सा शीर्षक निकालेंगे? इससे इस पंक्ति को आधार मान करके हम शीर्षक निकाल रहे हैं वारी फाइल पद्धति। दूसरी पंक्ति देखिए, सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्य प्रणाली की ओर बार बार इशारा किया गया है। इसके अंदर जो पंक्ति है, इसके अंदर का जो शीर्षक निकाला जा सकता है वो है अफसरों की विवेकहीनता। तीसरी पंक्ति देखिए जो दी गई है, कहानी का मुख्य पात्र उस विवेकहीनता का शिकार हो जाता है। इसके लिए जो हम शीर्षक निकाल सकते हैं वो है विवेकहीनता का शिकार लावारिस प्राणी। भाषा की बात का एक क्वेश्चन देखिए, मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। 12th क्लास में ऐसे ही शब्दकोश से संबंधित क्वेश्चन आते हैं जिसमें इंग्लिश की आपको शब्द दे रखा होता है, उसका हिंदी अनुवाद लिखना होता है, इसलिए इसे से संबंधित था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन इस वीडियो में करवाया है। देखिए नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग लिखिए, यानी कि हिंदी का रूपांतरण लिखना है उसका। अर्जेंट, अर्जेंट का होता है हिंदी प्रयोग अत्यावश्यक। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग। मेंबर सदस्य। डिप्टी सेक्रेटरी उप सचिव। चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव। मिनिस्टर मंत्री। अंडर सेक्रेटरी अवर सचिव। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उद्यान कृषि विभाग। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको अपने इस वीडियो में जामुन का पेड़ कहानी पूरी पढ़ाई है और इसके क्वेश्चन आंसर जो आपके किताब से संबंधित क्वेश्चन आंसर है वो भी करवाए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें। आज के लिए धन्यवाद। जल्दी ही दूसरे वीडियो में मिलेंगे।